अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ असद मलिक अपने नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने 13 जनवरी के फ़ैसले के ख़िलाफ़ पीटीआई की नज़रसानी की समाअत आज की। 3 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैसल की सरबराही में इस मामले को टेकअप किया। 13 जनवरी का फ़ैसला बड़ा मशहूर फ़ैसला, जिसमें ये डिक्लेयर हुआ गया था कि पीटीआई की जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हैं वो इलीगल हैं। उसकी बुनियाद पे उनको पार्टी निशान भी उनका जो है वो महरूम हो गई थी पीटीआई के जो जितने कैंडिडेट थे, और उसके बाद वो मखसूस नशिस्तें भी नहीं मिली क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जो इंटरप्रिटेशन है उसके मुताबिक वो पीटीआई लिस्टेड पार्टी नहीं रही। उसके बाद हम देखते हैं कि मखसूस नशिस्तों में चीफ जस्टिस काजी फैसल जो है वो उसकी वजाहत करते हैं कि हमने कहाँ लिखा था कि जी पीटीआई जो है वो लिस्टेड पार्टी नहीं होगी, हम तो सिर्फ इंट्रा पार्टी इलेक्शन तक यानी महदूद थे। आज जो समाअत जो हुई उसमें जो पीटीआई के वकील है वो कोई भी नहीं पेश हुए। हामिद खान जो है वो पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो भी नहीं थे। बैरिस्टर गौर और नियाजुल्लाह नियाज़ी वो पटिशनर हैं, वो भी नहीं आए। तो केस जो है वो एडजर्न कर दिया गया है अगले हफ्ते के लिए 21 तारीख तक। और बताया ये लग रहा है कि चीफ जस्टिस काजी फैसल जो है वो केस की जो है वो प्रोसीडिंग है वो अपनी रिटायरमेंट से पहले कंक्लूड करना चाहते हैं, रिव्यू डिसाइड करना चाहते हैं। तो आज जो चीफ जस्टिस काजी फैसल ने बातें की हैं उन हवाले से पूछते हैं। मेरे साथ हैं साकिब बशीर। साकिब साहब ज़रा बताएं, आज 2-3 मोटी बातें हैं कि क्या काजी फैसल साहब आज सुने बड़ा उन्होंने कंसर्न शो किया कि जी वकील नहीं आए, सहाफ़ियों पे भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंसर्न शो किए कि जी ड्रम बीटर हैं और कोई इस तरह की बातें की। चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने एक तो ऐसे लग रहा है जिस तरह आपने बताया कि 25 अक्टूबर से पहले वो चाहते हैं कि नज़रसानी उसका फ़ैसला हो जाए। 21 अक्टूबर के लिए उन्होंने लिखा है कि फ़र्दर एडजर्नमेंट नहीं होगी, 21 अक्टूबर को जो केस हेयरिंग होनी है। दूसरी बात कि उन्होंने जो मलबा है वो पीटीआई पर ही डाला है और साथ जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उन पर भी मलबा डाला है जो कुछ हुआ है। हालांकि 13 जनवरी का फ़ैसला जो था, आज की जो समाअत थी वो गैर मामूली मैं इसलिए समझता हूँ कि इस साइड से कोई एक वकील भी नहीं था। इवन मतलब होता है पीटीआई की जानिब से कोई जूनियर वकील ही आ जाता, कोई वो नीचे जो सेशन कोर्ट में पेश होता है वही आ जाता, वो भी नहीं आया। और मतलब यहाँ तक के जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं वो भी मौजूद नहीं थे। उस पर बड़ा बरहमी का इन्होंने इंतज़ार किया कि वो भी नहीं है। तो ये एक सिनेरियो था। फिर जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने एक बात की कि 13 जनवरी को फ़ैसला आता है शॉर्ट ऑर्डर, तो अगर किसी को जल्दी हो, किसी को ग्रीवियंस हो उस फैसले के ख़िलाफ़, तो वो तो सेम डे नज़रसानी दायर हो जाती है या अगले दिन हो जाती है। तो पीटीआई ने 6 फरवरी को नज़रसानी दायर की। फिर उसके बाद उन्होंने कोई जो है वो जल्द समाअत के लिए कोई दरख्वास्त भी दायर नहीं की। और आज जो है वो लगी है नज़रसानी, तो आज आए नहीं है। और मतलब हामिद खान एक वकील थे, बाकी किधर है वो? उन्होंने कहा कि वो बैरिस्टर गौर भी नाम के साथ गौर लिखता है, वो भी इसमें है, नियाजुल्लाह नियाज़ी भी है और अली ज़फ़र भी थे, तो वो कहाँ पे गए हैं? मतलब एक वकील नहीं है तो बाकी किधर हैं? वो जो सेक्शन 6 लकवाई के एडवोकेट जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसमें वकील भी आप नया कर सकते हैं अगर वकील जो है वो ना हो। लेकिन तो ये साकिब मुझे समझ नहीं आ रही कि चीफ जस्टिस काजी फैसल हर चीज़ का ब्लेम वकीलों पे, पीटीआई पे डाल रहे हैं, कभी उनके वकीलों पे, कभी उनकी क़यादत पे, कभी क्या। जनवरी 13 के फ़ैसले की अगर इंटरप्रिटेशन गलत हुई, चीफ जस्टिस काजी फैसल का काम नहीं था कि उस हवाले से वो नोटिस लेते, क्लैरिफिकेशन जारी करते। मुबारक सानी केस में जहाँ बहुत ज़्यादा शोर मचा तो वजाहतें 2 आई रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से कि जी ये गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ये इसका इंटरप्रिटेशन। अगर आप ये करते कि जी उस फैसले में क्लैरिफाई कर देते कि जी ये सिर्फ इंटर पार्टी तक महदूद है। तीसरी बात यह है कि क्या आप नहीं समझते कि इलेक्टोरल प्रोग्राम आ गया था उस दिन रात 11 बजे जब पार्टी सिंबल इलेक्शन सिंबल देने थे, उस दिन आप फैसला कर रहे हैं। जितनी जल्दी पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आ गया आप रोक लेते, इलेक्शन के बाद डिसाइड कर लेते। आप इतनी जल्दी में थे कि इलेक्शन कमीशन की अभी पटिशन दरमियान में थी, यहाँ से खबरें चली कि कल हफ्ते को केस लगा, इतनी जनी किया आपने एक पार्टी को महरूम किया। फिर आपके पास अल्लाह ने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी कि आप वो 8 फरवरी में लोगों ने सिंबल ना होने के बावजूद भी पीटीआई के कैंडिडेट जितवा दिए। उसके बाद आप उसकी क्लैरिफाई कर देते कि जी इनको रिजर्व सीटें मिलेंगी, आपने नहीं किया।
जब सब कुछ हो गया तो जमाल मंदोखिल साहब के जो नोट है उसमें अगर आप देखें तो वो मान गए हैं कि जी पीटीआई ने 12 जुलाई मखसूस नशिस्तों वाले केस में, यहाँ मखसूस नशिस्तों में उसमें कहा गया कि जी इलेक्शन कमीशन ने गलत किया, इसका जो इंटरप्रिटेशन गलत की है और ये पीटीआई इलेक्टेड पार्टी थी। जी। तो दूसरी बात यह है कि क्या ये एक मामला तो नहीं है ना, जस्टिस काजी फैसा जो पूरा पीटीआई को और एस्टेब्लिशमेंट का जो मामला था उसमें पूरा हिस्सा डाला। कभी वो रिकाउंटिंग में 3 सीटें जो है वो ख़त्म कर रहे हैं पीटीआई की, नून को जितवा रहे हैं, कभी वो टाइमिंग से 63 दे के ताकि बंदे तोड़ के जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो, कभी पंजाब की ट्रिब्यूनल का मसला हल करके रिटायर्ड जजों को अपॉइंटमेंट की राह हमवार करवा रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें ऐसे ओवरलुक हो गई कि जी सिर्फ पीटीआई के वकीलों का मसला है, काई साहब का कोई मसला नहीं है, काई साहब वही काम कर रहे हैं। मुझे ये बताएं जिस तरह जैसे मुनीर ने मौलवी तमीज़ुद्दीन केस किया और वो भी यही कहते थे कि मेरा टेक्निकली केस था, सिंध हाई कोर्ट के पास इख्तियार नहीं था कि वो उसको डिसॉल्व करते। उसके बाद उन्होंने किताब लिखी, पूरी क्लैरिफाई की, वजाहत करने के लिए किताब पूरी लिख दी। यहाँ हर मामले में काई साहब ने बरखुराब सीट में हर रोज़ वजाहत करते रहे, आज भी वजाहत की, रिव्यू में डिसाइड करने के बाद भी वजाहत में, लेकिन आप वजाहत पे डाल दिया। हाँ मतलब नहीं, ये सवालों के जवाब बताएं ना। मतलब आप बताएं कि ये क्या जनवरी 13 के बाद अगर गलत था तो चीफ जस्टिस काजी फैसले को नोटिस नहीं लेना था? नहीं, बिल्कुल वो वजाहत दे देते, जिस तरह आपने बाकी केसेस में, मतलब ये अभी रिसेंटली हुआ है, उस केस में आपने एक वजाहती नोट जो है वो प्रेस रिलीज की सूरत में जारी करवाया तो जारी करवा सकते थे। और ऐसा नहीं है कि उस वक्त शोर नहीं पड़ा हुआ था, शोर पड़ा हुआ था। 8 फरवरी भी हो गया, 8 फरवरी के बाद रौला भी पड़ गया कि पीटीआई है या पीटीआई नहीं है, इसके बावजूद जो है वो खामोशी रही। इवन चीफ जस्टिस तो कहते हैं कि 24 जून को उन्होंने कहा कि पूछा कि क्या जो है वो नज़रसानी दायर हुई है, 24 जून पूछ रहे थे कि बल्ले के निशान में। फिर वो कहते हैं कि जनाब ये तो केस ही इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का था, यहाँ पे इन्होंने जनाब मतलब ढोल बजाया कि ढोल पीटते रहे हैं कि नहीं, तो ये जो बल्ले का केस है, बल्ले के निशान मजूला जान साहब की कि आपके कौन सा ढोल, आपकी वो बैंड, मतलब मैं वो उस तरफ नहीं जाना चाह रहा, उसके लिए मतीउल्लाह जान साहब का व्लॉग देख सकते हैं कि उन्होंने कौन। तो मसला ये है कि आप सबको बेवकूफ़ नहीं बना सकते ना। ये चीज़ें हमें जनवरी 13 के बाद मैंने काजी साहब पे क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया कि भाई ये तो किसी और तरफ चल पड़े। जनवरी 13 पे हमें समझ आई कि ये तो पूरे उस चीज़ के हैं कि अब हमें उस वक्त जो सीनियर वकील थे, बड़े वेल इन्फॉर्म, मैं नाम नहीं लेता, वो कहते थे जी क्या करते काजी साहब, या इलेक्शन करवाते या बल्ले का निशान देते, और सबको पता था कि उसकी कॉन्सिक्वेंस क्या है कि बल्ले का निशान चला गया। अब पहले कहते हैं जी पार्टी पीटीआई वालों ने बल्ले के लिए अप्लाई क्यों नहीं किया, सब वो पता चला कि वो जी एक सैंपल हो नहीं सकता कि एक पार्टी का है तो सबको कैसे दे देते। ऐसे लग रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और कहते हैं जी 8 फरवरी से पहले इलेक्शन करा देते। हालात ये हैं कि उनके बंदे भागे हुए हैं, इलेक्शन में कैंपेन नहीं चली, जो हालात बने हैं, आप किस तरफ ये मुसलमान अकरम राजा हैं, बड़े सीनियर वकील हैं, उनको उनके साथ जो बिहेव किया जा रहा था, मिसबिहेव किया जा रहा था, उनके जो तजवीज़ कुनिंदा थे उनको कैसे उठा कर ले गए, और पूरे पंजाब में हर जगह पे ये चीज़ें चल रही थी। तो इस सिनेरियो में वो कैसे कर सकते थे। एक और भी जो मखसूस नशिस्तों के केस में जब चीफ जस्टिस जब बल्ले के निशान वाला केस आता था तो वजाहत देते थे। एक वजाहत उन्होंने दी थी कि ये आज़ाद हैसियत में सारे जितने इनके आज़ाद लोग थे तो बल्ला अप्लाई कर देते। तो इलेक्शन कमीशन ने स्ट्रिक्टली कहा था कि ये किसी को निशान नहीं मिलेगा। इलेक्शन कमीशन ने वो जो है वो पता नहीं कद्दू और तोरी और पता नहीं कौन कौन से निशान तरह तरह। और दूसरी बात ये है कि फैक्चुअल कंट्रोवर्सी आप यहाँ बैठ के जी नॉमिनेशन पेपर सबसे बड़ी बात, पर्ची और रसीदें दिखाएं जी कौन से आपने नॉमिनेशन पेपर कहाँ दिए। अकबर एस बाबर कौन से बोनाफाइड पीटीआई के हैं, बिल्कुल सबको पता है कि वो किस पार्टी से। तो मसला ये है कि इन चीज़ों को देख के आप कहते हैं जी कि ये सारा, और फिर आप डिटेल जजमेंट पढ़े था उसमें 7 जजेस ने, मोहम्मद अली मदन ने वो पैराग्राफ पे इत्तेफाक नहीं किया, उस पर उनका बड़ा सवाल था कि जी इलेक्टोरल प्रोसेस शुरू हो गया, इलेक्शन कमीशन और काजी फैसल साहब का बेंच जो है वो बल्ले के पार्टी इंटर पार्टी इलेक्शन वाला मामला ये इलेक्शन के बाद हो जाता ना। जी अब कहते हैं जी वो पहले 3 साल लगा, तो फिर देखें यही बात है ना, पार्टी वाला इंटर पार्टी इलेक्शन और 63 कि ऐसा तस्वर मिला कि वो दोनों पीटीआई के खिलाफ और मौजूदा निज़ाम को तक़वियत देने के लिए फैसले। आप इससे इत्तेफाक करते? नहीं बिल्कुल, ये जब 63 का कल फैसला आया, वो फैसला अगर पढ़े
तो चीफ जस्टिस लिखते हैं कि वो बेंच लिखता है कि 21 मार्च 2022 को प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जब अलवी भेज रहे थे तो वहाँ पे जब ये के यहाँ पे आया तो उसमें ये नहीं बताया गया कि उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक पेश हो चुकी है और एक मखसूस सियासी हालात हैं, उन सियासी हालात का जिक्र नहीं किया गया बल्कि छुपाया गया सुप्रीम कोर्ट से। तो हम भी तो यही बात कर रहे थे कि तब मखसूस सियासी हालात किसी एक ए पार्टी के लिए थे और अब मखसूस सियासी हालात किसी बी पार्टी के लिए थे। 63A की जब नज़रसानी चीफ जस्टिस सुन रहे थे तो उन्होंने अपना ही नुक्ता बयान करते करते अपने खिलाफ वाला जो नुक्ता है उसको भी साबित कर दिया कि अब भी मखसूस सियासी हालात थे। हम भी यही कह रहे थे ना, मखसूस सियासी हालात हैं। हुकूमत जो है वो आइनी तरमीम के लिए जब इंतज़ार कर रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टैंप लगाई और 63A की नज़रसानी मंजूर करके उनको रास्ता दे दिया कि लगाएं जी, फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता भी आपके लिए। अच्छा ये बताएं वो क्यों मीडिया पे क्यों नाराज थे काई साहब? वो तो खैर वैसे हैं ही सही। नहीं, मीडिया पे तो वो तो कहते थे कि मतलब वो जर्नलिस्टिक एथिक्स होती थी पहले और ये मतलब इंट्रा पार्टी का केस था और इन्होंने बल्ले के निशान का केस कहकर जो है वो ये कहते रहे और पीटीआई इसमें थी नहीं। चीफ जस्टिस जो है वो मेरा ये ख्याल है कि जो सहाफ़ी हैं, ख़ास तौर पर कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, बेशक मतलब आप थे, मतीउल्लाह जान साहब हैं, बहुत सीनियर कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, बड़ा एक्सपीरियंसड हैं और चीफ जस्टिस इससे पहले इन जो दोस्तों को अपना हीरो मानते रहे हैं, मतलब असनाद मलिक साहब हैं या मतीउल्लाह जान साहब या बाकी दोस्त हैं, इनको हीरो मानते रहे हैं, कहते रहे हैं कि इनकी जो है वो देखें कि कैसे आपने रिपोर्टिंग करनी है। तो अब ये क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। अब क्रिटिसिज्म जो है वो उनको हज़म नहीं हो रहा। सिंपल सी मैं बात करूँगा, कभी वो कहते हैं कि आप डॉलर ट्यूबर हैं, कभी वो कहते हैं कि पहले जो है वो कोर्ट रिपोर्टिंग होती थी, अब पैसे के लिए डॉलर्स के लिए सारा कुछ किया जाता है। और जब वो जो जर्नलिस्ट मतलब रूटीन में कोई बड़ी खबर हो तो क्योंकि मोबाइल बाहर पड़े होते हैं, वो जैसे ही कोई खबर हो तो वो फौरी तौर जब बाहर निकलते हैं तो क्या एक चीफ जस्टिस के बैठे हुए जो एक ओहदे पे बैठे हुए शख्स को वो काबिल एहतराम है, उनको ये ज़ेब देता है कि वो ड्यूरिंग प्रोसीडिंग कहें कि अब जी गए हैं जी डॉलर कमाने के लिए। तौर पे कहता हूँ जिस तरह वो आखिरी ख्वाहिशें होती हैं ना, काई साहब बोलने दें, दुनिया देख रही है। जब हम इनके साथ सपोर्ट भी की और जिस तरह हामिद खान साहब ने कहा जी कि तो बस अब छोड़ दें उस चीज़। हामिद खान, फैसल सिद्दीकी, बैरिस्टर सलाहुद्दीन, किन किन के नाम आप लिखेंगे? नहीं, वो एक लंबी लिस्ट है। देखिए बात यही है ना कि एजेंडा ड्रिवन चीफ जस्टिस नहीं होना चाहिए। अगर उमर रज़ा बंदियाल प्रो पीटीआई थे तो आप कौन से प्रो हैं? वो अगर एंटी नून थे तो आप किसके एंटी हैं? ये सारी चीज़ें छोड़ देना। हम तो ये चाहते हैं कि ना कोई किसी जमात का प्रो हो ना एंटी हो, ना कोई प्रो एस्टेब्लिशमेंट हो एंटी एस्टेब्लिशमेंट। इनका टिनोर देखेंगे जो है काई साहब का, वो इसी तरह का तस्वर बना। जब रेफरेंस आया तो यहाँ ये होता रहा कि जी ये चीफ जस्टिस बने तो इन्होंने मार्शल लगा देना, ये इतने सख्त किस्म के एंटी एस्टेब्लिशमेंट जज हैं। और ये कहते थे एस्टेब्लिशमेंट तो आइन में लिखा ही नहीं, सीधा नाम दे दे फौज जनरल, ये बातें करते थे। यकदम यू टर्न लिया तो सारे हैरान परेशान के दूसरे भी तरकीब, यानी ऐसी बातें। मतलब ये है कि अब ये जो आपकी इनके यू टर्न है, अब मुझे लगता है कि जो ताकतवर हल्के हैं वो उनको ये शक है कि अगले 3 साल में तो पता नहीं फिर कौन सा टर्न ले लेंगे। मसला तो ये है असल। अब ये जो पीटीआई के मामले में मेरे ख्याल में वो अब अपनी अगर उनकी ये सारा चीज़ गलत थी, उनकी इंटरप्रिटेशन गलत हुई, फैसला उनका ठीक, तो वजाहत कर देते। मैं तो उस वक्त कह रहा था कि 8 फरवरी के बाद इनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, ये मखसूस नशिस्तें उनको दिलवा देते। इनलिस्टेड पार्टी जो मखसूस नशिस्तों का इनका पॉइंट ऑफ व्यू, इनका और मंदोखेल साहब का आया 12 जुलाई को, ये पहले आता 13 जनवरी दफन हो जाता है इसका। 13 जनवरी दफन हो जाता। फिर एक और बात है, 13 जनवरी के फैसले की गलत तशरीह की इलेक्शन कमीशन ने। ये मान भी चुके हैं और कह भी चुके हैं कि हमारा नहीं, ये इलेक्शन कमीशन ने गलत किया। लेकिन 13 जनवरी से लेकर आज जब हम बात कर रहे हैं 11 अक्टूबर तक, क्या इलेक्शन कमीशन को कुछ एक बात भी गई कि बात आपकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बेतुकीरी हुई, आपकी वजह से ये सारा जो है वो गंद जो है वो सामने आया है, तो क्या इलेक्शन कमीशन को कुछ कहा गया? नहीं। इलेक्शन कमीशन तो ऐसे लगता है कि इलेक्शन कमीशन की प्रोटेक्शन जो है वो उन्होंने मतलब वो किया हुआ है कि प्रोटेक्शन हर सूरत करनी है, कि इलेक्शन कमीशन जो मर्जी कर दे, कोई उसको पूछने वाला नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की। 8 जजेस ने तो कहा, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल में भी यही बात है। मतलब आप जब ये करेंगे तो फिर क्या होगा? फिर एक और बात, 8 जजेस ने जो फैसला दिया, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस जो अमीनुद्दीन खान है,
उन्होंने उस पर जो इख्तलाफी नोट लिखा उससे ऐसा तासुर गया कि इलेक्शन कमीशन फैसला ही ना माने। फिर जो इन्होंने 8 जजेस के वो जो उन्होंने वजाहत जारी की थी, उस वजाहत के साथ जो खिलवाड़ किया गया, इसी सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रार ऑफिस को ख़त लिख रहे हैं जी इन सवालों के जवाब दे देंगे, कब फाइल आई कब गई, और इलेक्शन कमीशन ने उसी बुनियाद पर नज़रसानी में जो एडिशनल ग्राउंड्स ली उसी बुनियाद पर ये इन्होंने कैसे जो खत लिखा, मतलब इलेक्शन कमीशन को आपने एक रास्ता दिया। इलेक्शन कमीशन तो फिर ये महसूस कर रहा है कि हमें जो सुप्रीम कोर्ट की जो लीड है वो जो है वो हमें तहफ़्फ़ुज़ देगी, हमारे साथ कोई मसला नहीं होगा। तो जब ये सिनेरियो, और फिर इसी दौर में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इसी सुप्रीम कोर्ट के सरबराह हैं, तो इनके दौर में 12 जनवरी के उस फैसले की 12 जुलाई के फैसले की बेतुकीरी हो रही है, आज तक हो रही है। और वो कहते हैं नहीं इलेक्शन कमीशन को आपने बिल्कुल नहीं सुना। अभी रिसेंटली देखिए इससे बड़ा जुल्म क्या हुआ कि एक जज, उसकी पहचान थी कि जी उसने एक MNA को नैल किया, किसी की पहचान थी उसने वज़ीर आज़म भेजा जी, आपने पूरी पार्टी एलिमिनेट की। आप कहते हैं जी मैं प्रैक्टिकली कि जब सिंबल लग गया इलेक्शन कमीशन ने उसकी इंटरप्रिटेशन ये दी कि आप लिस्टेड ही नहीं रहे। अब या तो आप इलेक्शन कमीशन का गिरमान पकड़े और उनसे पूछें कि आपने ये गलत, आप अभी भी PTI के कटहरे उनको कटहरे में कि जी उनकी गलतियां PTI के वकीलों की होगी, मैं मानता हूँ, लेकिन आम वोटर का क्या कसूर है जी, बिल्कुल उसका क्या कसूर है? असल तो मामला यहाँ वोटर का हो रहा है, जिसकी वजह से ये हो रहा है कि उन्होंने वोट किसी को दिया, उसकी वजह से ही मैं समझता हूँ कि 13 जनवरी के फैसले की वजह से इस वक्त तक मुल्क में क्राइसिस बन रहे हैं। बिल्कुल 13 जनवरी ये मखसूस नशिस्तों वाला मामला आता ही ना। देखिए 13 जनवरी ये और ये सारी चीज़ें हो चुकी होती तो ये मामला अब यानी एक स्मूथली मखसूस नशिस्तें उनको मिल चुकी होती, सारा निज़ाम चल रहा होता उसी तरह। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि अभी तक ये क्राइसिस नहीं ख़त्म होगा, ये मज़ीद बढ़ेगा। अब काजी फ़ैसल साहब आपके ख्याल में आखिरी 21 को फैसला अनाउंस कर देंगे? मुझे लगता है नहीं छोड़ेंगे। काजी साहब ने ये कहा है कि कोई फर्दर एडजमेंट नहीं होगी। उसकी वजह मुझे जो नज़र आ रही है ना वो ये है कि 63A का फैसला दिया बंदियाल, इजाज़ुल हसन और मुनीब साहब ने, तो वो उसकी नज़रसानी छोड़ गए और ये फिर इन्होंने छक्का मारा। कल जो नज़रसानी फैसला आया है वो छक्का है, बुनियादी तौर पर वो स्कोर सेटल किया गया है। वो उनकी फैक्चुअल बातें की थी कि ये अच्छा, मैं वैसे एग्री करता हूँ ये बातें, वैसे जजों को जजमेंट पर क्रिटिसाइज करने चाहिए, जजों के फैसलों पे करना चाहिए, जजों को नहीं। यहाँ नाम लेके चले मान लेते हैं कि जी वो प्रो PTI एजेंडे पे थे। अगर अब कल आप रिटायर होंगे और कोई जो चीफ जस्टिस हैं वो 63A 13 जनवरी और इनको नरेट करके कहेंगे कि आप भी एक एजेंडे पे थे, तो फिर क्या होगा? आप उनके अगर वो प्रो PTI थे तो आप प्रो नून थे। ये एक तो मेरा ख्याल है उस हद तक नहीं जाना चाहिए था। काजी साहब को गलत एडवाइस स्कोर सेटल करते हैं और उससे मसला ये है कि ये चीज़ें जब रिटायरमेंट के बाद कोई ना कोई केस तो उनके हाथ में आ जाएगा ना, जैसे नहीं वो आना ही है। फिर 21 अक्टूबर को इन्होंने कहा है, तो हामिद खान जिन्होंने इतना सख्त जो है वो बातें की हैं, मेरा नहीं ख्याल हामिद खान पेश होंगे। और दूसरा PTI ये चाहती है कि वो उनकी जो प्लानिंग मुझे पता चली है कि 25 अक्टूबर तक अब वो किसी केस में वो नहीं आ रहे इनके सामने। अब देखना है कि 21 अक्टूबर को क्या होता है। अच्छा, तो अब ये और इलेक्शन कमीशन का नहीं पूछा कि क्यों आपने गलत इंटरप्रिटेशन? नहीं इलेक्शन कमीशन को तो वो अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने अगर इंटरप्रिटेशन करनी थी जनवरी 13 पे तो वो अच्छा, बात तो ये कि उन्होंने दिसंबर में ही फैसला कर दिया। असल साकिब सबको पता था या इलेक्शन होंगे या पार्टी सिंबल होगा, जी सबको पता और यहाँ वकील हमें बताते थे जी। और यही बात अब छोड़ देना ये चीज़ें जी, ये आप भी किताब लिख दें, सेमिनार दे दें, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इस पर फ़र्क पड़े। नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये 13 जनवरी का फैसला पीछा करता रहेगा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा। उनका इससे बिल्कुल जो मर्जी है वो साफ़ियों पे डाल दें, किसी पे भी डाल दें, वो उनका पीछा करता ही रहेगा। नहीं, उसमें हज़ार फैक्ट हैं जिनकी बुनियाद पर आपको कहा गया कि आप करें, देखें वो आपने नहीं किया। तो देखते हैं अब 21 तारीख क्या होता है। बज़ाहिर ये लग रहा है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो है आज उनका यही मामला था कि भाई इस फैसले को यानी ये मखसूस नशिस्तों ये 13 जनवरी के फैसले में जो बातें हो रही हैं उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, वो तो मासूम थे। सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला नहीं हुआ, गलती जो है वो इलेक्शन कमीशन की है या PTI के वकीलों की, और यही बात अब वो सारी ज़िंदगी करेंगे। लेकिन मामला सबके सामने है, जो हम आई विटनेस थे वो हम देख रहे थे कि क्या किस तरफ चीज़ें जा रही हैं और क्या प्लानिंग है। और ये बल्ले का निशान ना देना, ये फैसल वाडा कब
से वो चीख रहे थे कि जी ये नहीं होगा। अब फैसल वाडा से पूछें काजी फैसल साहब कि वो क्यों, उनको किसने बताया? फैसल वाडा भी, बल्कि आपको भी पता है कि एक अहम रहनुमा जो पीटीआई से मुंसलिक जो है, उनके अडियाला जेल में भी कुछ शख्सियात मिल बस वो हम अभी फिलहाल रोकेंगे कि ये एक बात नहीं है कि किस तरह, लेकिन मुझे ये साकिब कन्फर्म है कि इलेक्शन कमीशन को ये गारंटी ना होती ना कि ये फैसला जो बल्ले वाला इंट्रा पार्टी इलेक्शन इलीगल है और बल्ले का निशान नहीं होगा, वो पहले दिन भी फैसला ना कर दिसंबर में। आपको ये पता, आप मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। नाज़रीन, इंशाल्लाह नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।